Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Tamanna Singhal and today I am going to discuss some extra questions of chapter number 5 of class 9th science, which is the fundamental unit of life. So, before discussing the extra questions, I'll give you brief explanation of the whole chapter in one shot. If you want to see the detailed video, I have done it in 5 parts. The playlist is given in the description box. So, our first topic for today is cell. What is cell? It is the smallest and functional unit of life. सेल जो है एक सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. सेल के अंदर आज हम 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. डिस्कवरी एसोसिएटेड विद सेल, सेल ऑर्गेनल्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सेल डिवीजन और टाइप्स ऑफ सेल्स. आज हम इन 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. ये मत सोचना मैंने पूरे चैप्टर की रिवीजन दी है. मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर उसके बारे में दिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वन शॉट वीडियो है. डिस्कवरी इज रिलेटेड टू सेल. कंपाउंड माइक्रोस्कोप गैलीलियो गैलीली ने. सेल्स रॉबर्ट हुक ने 1665 में. जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर किए थे वो डेड सेल्स थे. ओक ट्री के बार्क का मतलब कॉर्क का, ओक ट्री के कॉर्क का जो सेल था रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कि उसमें जो डेड सेल्स थे वो उसने डिस्कवर किए थे. लेकिन जो लिविंग सेल थे वो लुएनहॉक ने 1674 में डिस्कवर किए थे, जिसे कहा जाता है फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर. उन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म 1835 में. कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी अपैरेटस. नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल्स. अब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स वो होते हैं जो सेल के अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सब का कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक घर है, अपने घर को आप एक सेल मानो, ठीक है. आपके घर के जितने मेंबर्स हैं सबका अपना एक फंक्शन है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी हाउसवाइफ हैं तो वो घर का काम करती हैं. आप स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है? पढ़ने का. आपके फादर अर्न करते हैं तो उनका काम क्या है? आपके लिए फूड वगैरह, आपकी नीड्स को पूरा करना. वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऐसे ही ऑर्गेनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है सबका, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में. न्यूक्लियस. इट हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग. इट इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. इट कंप्राइजेज न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट कंटेन्स डीएनए. न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग है जो कंट्रोल सेंटर है सेल का. जैसे आपके घर में अगर आपके फादर अर्निंग मेंबर है फैमिली के, तो वो आपके घर के क्या है? कंट्रोल सेंटर. सारी एक्टिविटीज़ को आपके फादर देखते हैं कि घर के लिए क्या ज़रूरत है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना, ठीक है. इट कंप्राइजेज न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और डीएनए भी होता है. अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया. दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. They store energy obtained from the oxidation of food and provide this to all cell organelle when needed. They are called powerhouse of cell. They have their own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है. ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें डबल मेम्ब्रेन है. वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं जो खाने की ऑक्सीडेशन से उन्हें मिलती है, और जिस सेल ऑर्गेनल को ज़रूरत होती है उसको दे देते हैं. उसके पास सारी एनर्जी होती है खाने से जो मिलती है, तो इसलिए हम उसे पावर हाउस कहते हैं सेल का. और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के डीएनए भी होते हैं. गोल्जी अपैरेटस. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. इट्स फंक्शन इंक्लूड्स स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. गोल्जी अपैरेटस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और उसका जो फंक्शन है वो है स्टोर करना, मॉडिफाई करना और छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करना.
ये जो हैं ये लाइसोसोम्स को की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा लाइसोसोम। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए होते हैं। दे एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करते हैं एंड हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। जो वेस्ट होता है सेल के अंदर उसके ऊपर ये काम करते हैं और सेल को साफ रखते हैं। जो जैसे सेल ऑर्गेनल कोई अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा तो उसको ये खा जाते हैं। ये इतने कैपेबल हैं, ये पूरे सेल को भी खा सकते हैं, इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कंप्लीट सेल एंड दस दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a large network of membrane bound tubes and sheets. It acts as a transport channel. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का, और ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं अटैच होते। इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस वीडियो में, अभी सेल ऑर्गेनल्स के बाद। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। दीज आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड मटीरियल्स। दीज आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल एंड हैव लार्ज साइज इन प्लांट सेल। जो वैक्यूल हैं ये स्टोरेज सैक्स हैं सॉलिड या फिर लिक्विड मटीरियल के। ये ज़्यादातर छोटे साइज़ के एनिमल सेल में होते हैं और बड़े साइज़ के प्लांट सेल में होते हैं। प्लास्टिड्स, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड। जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो अंदर के कंटेंट्स को बाहर के कंटेंट से सेपरेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में जो दो रूम्स हैं, दो रूम्स के बीच में एक दरवाज़ा भी होगा, वो दरवाज़ा आपके दो रूम्स को सेपरेट करता है। वैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है दो सेल्स को सेपरेट रखती है। नेक्स्ट है सेल वॉल। इट इज़ अ रिजिड आउटर कवरिंग मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। It is present only in plant cells and provides structural strength to the plant cells. जो सेल वॉल है ये एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो कि ज़्यादातर सेल्यूलोज की बनी होती है और ये प्रिवेंट करती है सिर्फ प्लांट सेल में। ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, मतलब ये एनिमल सेल में नहीं होती, और ये प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। These are mainly small in size and present in large numbers in cytoplasm. They help in the protein synthesis. जो राइबोसोम्स हैं ये ज़्यादातर छोटे साइज़ के होते हैं और लेकिन लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं एक सेल में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब सेल में साइटोप्लाज्म का आप एग्जांपल लीजिए, जैसे एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में जो पानी है, स्विमिंग पूल के पानी में आप लोग स्विमिंग करते हो तो आप क्या कह सकते हो, जो स्विमिंग पूल है वो एक सेल है, उसके अंदर का पानी साइटोप्लाज्म है और आप सब सेल ऑर्गेनल्स हो जो उसमें स्विम कर रहे हो। आप क्या कह सकते हो कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। अब आते हैं हमारा टाइप्स ऑफ ईआर। मैंने आपको बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दीज आर द ईआर हैविंग राइबोसोम्स अटैच टू देयर सरफेस, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। एसईआर क्या है? These are the ER which do not have ribosomes attached on their surface. They help in fats and lipids formation, detoxification of drugs. ये जो SER है ये इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और ये फैट्स और लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन में भी SER हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये ग्रीन के इसका जो ग्रीन कलर है वो लीव्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इट कंटेन्स ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इट इम्पैक्ट्स ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स।
इट कंटेन्स अदर डार्क कलर्ड पिगमेंट्स विच इम्पैक्ट अदर डार्क कलर्स। इसके अंदर और भी डार्क कलर्स होते हैं जो बाकी के डार्क कलर्स को इम्पैक्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स, दे स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैनुल्स इन देम। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ये स्टोर करते हैं स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैनुल्स को। नेक्स्ट आती है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो फर्स्ट टर्म है मेम्ब्रेन बायोजीनियस। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल वॉल फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बायोजीनियस। वो प्रोसेस जिससे सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स और लिपिड से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजीनियस। नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं और वो जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। न्यूक्लियोइड, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। वो न्यूक्लियर रीजन जो डिफाइन नहीं होता लेकिन न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी के मूवमेंट, पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई वाटर कंसंट्रेशन रीजन से लो वाटर कंसंट्रेशन रीजन में हम कहते हैं उसे ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, solution which has higher concentration of water than the cell placed in it is called hypotonic solution। ऐसा solution जिसमें जो सेल के बाहर जो पानी है उसमें कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा होती है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, तो जो पानी है वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल मोटा हो जाता है, मतलब सिकुड़ता नहीं है वो, यहाँ पे वो फैल जाता है थोड़ा सा, उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेल जनरली स्वेल्स इन इट एज द वाटर मूव्स इनटू सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। सेल ज़्यादातर इसमें स्वेल अप हो जाता है क्योंकि जो पानी है वो उसके सेल के अंदर चला जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन विच हैज़ द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज द सेल प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन सेम है, उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होती, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन विच हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और बाहर कम हो, ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। द सेल जनरली श्रिंक्स इन दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में जो सेल है ज़्यादातर सिकुड़ जाता है। डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट जनरली अकर्स इन गैसियस एंड सॉलिड्स। ये जो डिफ्यूजन है ये ज़्यादातर सॉलिड्स और गैसेस में होती है। हमने ऑस्मोसिस का देखा था वो पानी में होती है, डिफ्यूजन सॉलिड्स और गैसेस में होती है। ये भी हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिविजन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। सेल डिविजन वो प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स फॉर्म होते हैं। अब हमारे पास दो टाइप्स की सेल डिविजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है? In this process, each mother cell divides to form two new cells having same number of chromosomes. It helps in growth and repair of tissues. माइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें से मदर सेल्स में से दो नए सेल्स बनते हैं और उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल के अंदर होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये ग्रोथ और रिपेयर, टिश्यूज़ की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मियोसिस। इन दिस प्रोसेस सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 न्यू सेल्स having half the number of chromosomes. It helps to give rise to offspring. Meiosis एक ऐसा प्रोसेस है जो डिवाइड होता है 4 नए सेल्स बनाने में, और जो 4 नए सेल्स हैं उसमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल के अंदर होते हैं। नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देने में ये वाला प्रोसेस हेल्प करता है। हमने देखा माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है टिश्यूज़ की, मियोसिस नए ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स हमारे दो बेसिस पे
सेल हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट इज उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस में बॉडी की, जो कि है प्लांट सेल और एनिमल सेल. On the basis of structural difference in the body of organism, cell is divided into two types: plant cell and animal cell. Plant cell, cell organelles in plant cell. Plant cell में कौन कौन से cell organelles होते हैं? First is nucleus. It is small and present in the corner in most of the plant cells. जो nucleus है वो plant cell में ज़्यादातर कोने में होता है. Vacuole, it is larger in size and located at the center. जो वैक्यूल है वो ज़्यादातर बड़ा होता है प्लांट सेल में और सेंटर में होता है वैक्यूल. माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डिक्टोजोम्स. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो छोटे छोटे डिक्टोजोम्स के फॉर्म में होता है प्लांट सेल में. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और लाइसोसोम्स. तो इन सब के बारे में ER, गोल्जी बॉडीज़, प्लास्टिड्स वगैरह के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया था. नेक्स्ट इज एनिमल सेल, सेल ऑर्गेनल्स इन एनिमल सेल. एनिमल सेल्स में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल्स में सेंटर में होता है. वैक्यूल, स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल्स एंड स्टोर फूड. जो वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल्स में छोटे साइज का होता है और खाना स्टोर करता है. नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल. अब जो दूसरा बेस है जिस पे सेल को कैटेगराइज किया गया है वो है उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे. पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ऐसे सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छे से डिफाइन नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स वगैरह नहीं होती, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. सेल्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. ऐसे सेल्स जिनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छे से डिफाइंड होता है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. दे आर जनरली स्मॉल इन साइज अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज ज़्यादातर 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है. These are generally large 5 to 100 माइक्रोमीटर. लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज ज़्यादातर बड़ा होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक का. अब प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, DNA एंड सेल मेम्ब्रेन. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियड होते हैं DNA फॉर्म में, और सेल मेम्ब्रेन होती है. यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. अब एक और डिफरेंस है जो यूकैरियोटिक में मैं लिखना भूल गई हूँ. प्रोकैरियोटिक सेल्स में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन इट. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते. और इसी का आप पॉइंट यूकैरियोटिक में लिखोगे ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. ओके, सो मैंने आपको एक क्विक सा रिविजन करा दिया है पूरे चैप्टर का नोट्स की फॉर्म में. अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. आज मैं आपके लिए 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाई हूँ. ये ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में आने के इन वाले क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. मतलब नॉट एग्जैक्टली दी सेम क्वेश्चंस, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में. सो लेट्स डिस्कस. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ. क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA टाइटली कॉइल्ड मैनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स. जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली, मतलब काफ़ी बार वो कॉइल्ड होते हैं प्रोटीन्स के आसपास, जिसे हम हिस्टोन्स कहते हैं. आज मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ. अगर आपको इनके प्रॉपर आंसर्स चाहिए, मतलब प्रॉपर लैंग्वेज वगैरह में जो आप एग्ज़ाम्स में लिख सको, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. Our next question is, do you agree that a cell is a building unit of an organism? If yes, explain why. क्या आप मानते हो जो सेल है वो ऑर्गेनिजम्स की एक बिल्डिंग यूनिट है? अगर हाँ तो कैसे? देखो, आपको पता है जो सेल है हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट है. सेल से ही आपके टिश्यूज़ से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. तो
इसीलिए हम कह सकते हैं जो सेल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं आपको कहूँ कि सेल से भी छोटी कोई यूनिट है हमारी बॉडी में, नहीं, कोई यूनिट नहीं है सेल से छोटी, तो हम कहेंगे cells are the smallest existing entities, out of which some are distinct and some are similar in function. They together form the tissues. Tissue is a group of similar cells specialized to perform the same function. Tissues join together to form organ. The group of organs which are specialized to perform certain tasks form organ system, which make up the whole organism. Thus, it is correct to say that a cell is a building unit of an organism. अब मैं क्या कह रही हूँ इसमें, मैंने आपको वही बताया है, लेकिन जिस लैंग्वेज में आपको अपने एग्जाम में लिखना है उस लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कॉपी करना है तो डिस्क्रिप्शन में से देख के कर लो। मैंने आपको क्या कहा है, जो सेल है वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हर एक सेल के पास अपनी एक आइडेंटिटी होती है और उसका अपना फंक्शन होता है। सेल से जो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ का अपना अलग फंक्शन होता है। टिश्यू से जो ऑर्गन बनता है, अब अलग एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है, और ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम का अलग फंक्शन होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स का अपना एक अलग रोल होता है लाइफ में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो सेल है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज, वाई डज द स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक्स व्हेन यू वॉश क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने कभी देखा होगा, अगर आप क्लोथ्स वॉश करते हो तो आपने अपनी फिंगर्स देखी होंगी, वरना आपने अपनी मम्मा की फिंगर्स देखी होंगी कि जब वो क्लोथ्स वॉश करके आती हैं तो उनकी जो फिंगर्स की स्किन है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है जो सॉफ्ट सोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है फिंगर्स की स्किन पे। ठीक है, जब कपड़े धोए जाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, जब आपकी मम्माज कपड़े धोती हैं तो जो उनकी जो फिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक हाइपरटोनिक सोप सोल्यूशन में इमर्ज रहती हैं। तो इसलिए जो पानी है वो आपको पता है ऑस्मोसिस के थ्रू फिंगर्स के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, बाहर लो कंसंट्रेशन है, तो अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आ जाएंगे, इसीलिए आपकी फिंगर श्रिंक हो जाएगी। ये तो हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हो, सोप सोल्यूशन इज़ वेरी कंसंट्रेटेड, thus it acts as a hypertonic solution. When we wash clothes for a long time, our fingers remain in contact with the hypertonic solution. Then water moves out of your finger cells by osmosis. Due to this reason, the skin of our finger shrinks. Next question is, a person takes concentrated solution of salt. After some time, he starts vomiting. What is the phenomena responsible for such situation? Explain. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन को उसने पी लिया और कुछ टाइम बाद उसको वॉमिट होनी स्टार्ट हो गई। तो आप एक्सप्लेन करिए कि ये कौन सा रीज़न इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या कह सकते हो? हमें पता है जब कोई सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है, जो पानी है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी तरह जब कोई इंसान कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन पी लेता है तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके सेल्स में, मतलब उस इंसान के सेल्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में आएगा, मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो पैसेज है, ये जो फ्लूइड का पैसेज है एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन एरिया में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसके सराउंडिंग मीडियम में, इसे कहते हैं हम एक्सोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। ये जो फेनोमिना है ये वॉमिटिंग में रिजल्ट करता है और कई बार ये डिहाइड्रेशन भी कर देता है इंटेस्टाइन। नाउ द प्रॉपर लैंग्वेज इज, व्हेन अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, the fluid, especially water, present in it move towards the lower concentration through a selectively permeable membrane. In the same way, when a person drinks concentrated solution of salt, the fluid present in cells in the person's body moves towards the more concentrated solution
present outside the body. This passage of a fluid through a selectively permeable membrane towards a solution of lower concentration through a cell membrane into the surrounding medium is called exoosmosis. This phenomena result in vomiting and also causes dehydration in intestine. So our next question is, how does amoeba obtain its food? अमीबा जो है वो खाना कैसे लेता है? अमीबा अपना खाना एक ऐसे प्रोसेस से लेता है जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस. वो जो है अपना खाना लेता है, उसकी जो 2 आर्म्स होते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं, उसको एक्सटेंड करके वो लेता है. किसी भी उसके बॉडी पार्ट से वो जो 2 पार्ट्स हैं वो उसे एक्सटेंड कर सकता है. जब जो खाना है वो अमीबा के बिल्कुल पास में होता है, वो अपने अमीबा जो है अपने 2 सूडोपोडिया को लंबा करता है, इलोंगेट करता है और उस खाने को सराउंड कर लेता है और अपने दोनों सूडोपोडिया को ज्वाइन कर लेता है. उसके बाद जो सूडोपोडिया है उसने खाने को एनगल्फ कर लिया. अब जो खाना है उसकी बॉडी में आया है, अमीबा की बॉडी में, वो फूड वैक्यूल बना लेगा जिसके अंदर थोड़ा सा वो पानी और खाना होता है. तो इस तरीके से जो अमीबा है वो अपना जो खाना है वो ऑब्टेन करता है, फूड ऑब्टेन करता है. अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. इट टेक्स इन फूड बाय एक्सटेंडिंग इट्स आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स called pseudopodia from any arm of its body. When a food particle comes near the amoeba, then it produces 2 pseudopodia around the food particle and surrounds it. The 2 pseudopodia then join around the food particle and trap it in a food vacuole with a little water. Okay, our next question is, why are lysosomes also known as scavengers of the cell? Lysosomes को हम scavengers of cell क्यों कहते हैं? जो लाइसोसोम्स है वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करते हैं. वो किसी भी बाहर का जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है, कोई वायरस या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, हार्मफुल होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है. और जो ख़राब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें वो मतलब डाइजेस्ट करके उन्हें ख़त्म कर देता है. इसी तरीके से वो सेल के सारे जो प्रॉपर फंक्शनिंग जो सब्सटेंस नहीं होते उन्हें वो ख़त्म कर देता है डाइजेस्ट करके. इसीलिए हम उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल. प्रॉपर आंसर इज lysosomes serve as intracellular digestive system. They also destroy any foreign material such as bacteria or virus which enter the cell. They remove the worn out and poorly working cellular organelles by digesting them. In this way, they remove cell debris and are also known as the scavengers of the cell. Our next question is, why do plant cells possesses large sized vacuole? प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज का वैक्यूल क्यों होता है? जो वैक्यूल्स होता है प्लांट सेल में ज़्यादातर बड़ा होता है एनिमल सेल से, आपको ये पता है. जब प्लांट का कोई सेल ग्रो करना बंद हो जाता है तो यूजुअली जो उसका वैक्यूल है वो बड़ा हो जाता है. कई बार वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो सेल की आधे से ज़्यादा वॉल्यूम वो वैक्यूल ले लेता है. वैक्यूल काफ़ी सारा पानी और खाना अपने अंदर स्टोर करता है. वैक्यूल सिर्फ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस ही नहीं स्टोर करता, काफ़ी सारे सेल सैप्स भी स्टोर करता है जो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं. द वैक्यूल्स आर मच लार्जर इन प्लांट सेल्स दैन इन एनिमल सेल्स. व्हेन अ प्लांट सेल स्टॉप्स ग्रोइंग देन इज यूजुअली one very large vacuole. Sometimes that vacuole can take up more than half of the cell's volume. The vacuole holds large amounts of water or food. Vacuoles do not only store many important substances, they also contain cell sap that gives turgidity to the cell. Okay, now 8th question is, डिविजन ऑफ लेबर इज सीन विद इन अ सिंगल सेल. एक्सप्लेन. जो डिविजन ऑफ लेबर है एक सिंगल सेल में ही देखी जा सकती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हर एक सेल होता है उसका एक अपना कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है हर एक सेल के अंदर. ये जो कंपोनेंट होते हैं हम इन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. अभी मैंने आपको बताया था ऊपर. तो जो हर एक सेल ऑर्गेनल होता है उसका भी एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि नई नई चीज़ें बनाना सेल में, सेल का वेस्ट को साफ़ करना और भी बहुत कुछ. एक जो सेल है
वो जिंदा रह सकता है और सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो उसके होते हैं। क्यों कर सकता है वो ऐसा? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं एक साथ मिलके बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। ओके, ईच सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट। These components are known as cell organelles. Each of the cell organelle performs a special function, such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. Okay. Our ninth question is, where do lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized? लिपिड्स और जो प्रोटीन्स हैं वो जो सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो सिंथेसाइज होती है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजीनियस, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन बायोजीनियस प्रोसेस है पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये जो दोनों नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का, ये एक बहुत लंबी सी ट्यूब है, लंबी, कभी कभी ये गोल भी हो जाती है, कई बार ये वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो जाती है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सेल की फंक्शनिंग में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो उसके सरफेस पे अटैच होते हैं। मैंने जब ऊपर टाइप्स बताए थे दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जब भी आपको ये बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। जो राइबोसोम्स हैं वो सारे एक्टिव सेल्स में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोटीन होता है वो उसके बाद अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है सेल की नीड के ऊपर कि किस सेल को कितनी नीड है। ये नहीं कि अच्छा मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोटीन्स बचा है तो ये वाला ऑर्गेनल को भी दे देता हूँ, मैं इस वाले ऑर्गेनल को भी दे देता हूँ। नहीं, सिर्फ जिसको नीड होती है उस प्रोटीन की सिर्फ उसको ही मिलता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से होता है। सो द प्रॉपर आंसर शुड बी lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized by the process of membrane biogenesis at smooth endoplasmic reticulum or SER and rough endoplasmic reticulum or RER respectively. Both are a large network of membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags called vesicles. The SER helps in the manufacture of fat molecules or lipids, important for cell functioning. The RER contains particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cells, are responsible for manufacturing of protein. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the endoplasmic reticulum. Okay, so our last question for today is, how are chromatin, chromatid and chromosomes related to each other? जो क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स है एक दूसरे से रिलेटेड कैसे? क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और जो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखते हैं एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, एक सेल के अंदर जो डिवाइड नहीं होता ये डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में। ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं होता उसमें डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है। और लेकिन जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो सिर्फ विजिबल होता है एंटेंगल्ड मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। वो सिर्फ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होता है। एंटेंगल्ड मतलब जैसे देखो, एंटेंगल्ड मतलब इस तरह की फॉर्म में क्रोमेटिन होता है हमारा, मतलब ये बिल्कुल पतले पतले हैं लेकिन एंटेंगल्ड है, उलझे हुए हैं। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट as entangled mass of thread like structures. Okay,
जब भी कोई सेल डिवाइड होने वाला होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में अपने आप ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसीलिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिड से बने होते हैं और जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्रोमेटिन से बने होते हैं। ओके, chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. Thus, chromosomes are made up of एंड क्रोमेटिड्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इफ you like the video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Stay safe, stay happy, and if you have any special demand for any particular chapter, you may write it down in the comments below. Otherwise, next chapter I am going to start chapter number 8, which is motion. And the answer to this question, I am again repeating that it will be present in the description below. If you want to write them down, you may copy it from there. So that's all for today. This is Tamanna signing off.